हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गैशियस स्टेट का लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट अर्थात अवस्था सातत्य। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में हमने पीवी आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेस के बारे में पढ़ा था। अर्थात हमने CO2 गैस के आइसोथर्म कर्व के बारे में पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि एमेगेट नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने किस प्रकार से CO2 गैस के प्रेशर एवं वॉल्यूम के मध्य विभिन्न तापक्रमों पर आइसोथर्म कर्व खींचे तथा हमें इस प्रकार के कर्व हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स पर प्राप्त हुए। तथा हमने यह पढ़ा कि CO2 गैस के लिए एक निश्चित टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो आइसोथर्म प्राप्त होता है, उस आइसोथर्म में पॉइंट बी प्राप्त होता है, जिसे कि हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं अर्थात क्रांतिक बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर CO2 की गैशियस स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों के घनत्व, दोनों की डेंसिटीज इक्वल हो जाती हैं अर्थात बराबर हो जाती हैं। और इस प्रकार से पॉइंट बी पर यानी 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों प्रावस्थाओं के मध्य डिफ्रेंशिएट करना यानी डिफ्रेंशिएशन करना, कोई भी विभेद हम नहीं कर सकते हैं, विभेद इनमें समाप्त हो जाते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि दोनों प्रावस्थाओं में हमें किस प्रकार हम उनको पहचानें, हम उनको पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए पॉइंट बी जो होता है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट अर्थात क्रांतिक बिंदु कहते हैं तथा पॉइंट बी के संगत जो ताप है, वो जो ताप है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। और यह टेम्परेचर CO2 गैस के लिए 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और हमने यह देखा कि क्रिटिकल टेम्परेचर से उच्च ताप पर यानी 31 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप जैसे कि 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 48.11 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना भी उच्च तापक्रम हो, उस पर दाब चाहे कितना भी ज़्यादा क्यों ना बढ़ा दिया जाए, परंतु CO2 गैस को हम द्रवीकृत नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यह देखा कि यदि द्रव का वाष्प में अथवा वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्रांतिक ताप से हम नीचे की तरफ यानी कम ताप पर करवाते हैं तो यह परिवर्तन सतत नहीं होता है, असतत होता है। क्योंकि यहाँ असतत क्यों होता है? क्योंकि इस तापक्रम में हमें CO2 की लिक्विड और गैशियस दोनों ही फेजेस प्राप्त होती हैं, दोनों ही प्रावस्थाएं जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हमें प्राप्त होती हैं। अर्थात क्योंकि संपूर्ण द्रवण काल, जितना भी लिक्विफिकेशन का टाइम होता है, उसमें CO2 की लिक्विड एवं गैस दोनों ही फेजेस उपस्थित होती हैं। देखिए, इस साइड गैशियस फेज है और इस साइड लिक्विड फेज है, अर्थात दोनों ही तरफ CO2 की लिक्विड और गैशियस दोनों ही फेजेस उपस्थित होती हैं। और इस प्रकार हमने यह जो आइसोथर्म देखा था उसमें हमने देखा था कि पॉइंट H पर CO2 गैशियस स्टेट में उपस्थित होती है। फिर हमने CO2 का 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में भी कमी हुई, आयतन यहाँ कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हुआ और हम पॉइंट I पर पहुँच गए। पॉइंट I पर पहुँचते ही क्या होगा? पॉइंट I पर पहुंचते ही लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। और लिक्विफिकेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो हम पॉइंट I पर दो प्रावस्थाएं, दो फेजेस मौजूद हो जाती हैं, उपस्थित हो जाती हैं, लिक्विड एंड गैस। और यह जो लिक्विफिकेशन है यह पॉइंट I से लेके पॉइंट J तक चलता है, यानी I से J तक CO2 गैस का लिक्विफिकेशन यानी द्रवण चलता है। ठीक है, द्रवण चलता है। और J पर जो CO2 गैस का लिक्विफिकेशन है ये खत्म हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है। अर्थात संपूर्ण CO2 की जितनी अमाउंट है गैस की, वो गैशियस अवस्था, वह गैशियस अवस्था लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। तो IJ कर्व पर लिक्विड CO2 और गैशियस CO2 दोनों ही पाए जाते हैं। और क्रिटिकल टेम्परेचर बी पर, ये क्रिटिकल टेम्परेचर बी यानी 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों ही फेजेस के घनत्व यानी डेंसिटीज जो है वो बराबर हो जाती हैं और प्रावस्थाओं में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यदि द्रव का वाष्प में यानी लिक्विड का वेपर में अथवा वेपर का लिक्विड में, अर्थात गैस का वाष्प में या वाष्प गैस का लिक्विड में या लिक्विड का गैस अवस्था में परिवर्तन क्रिटिकल टेम्परेचर बी के नीचे यानी बी से लोअर टेम्परेचर पर करवाया जाता है तो हमें दो प्रावस्थाएं प्राप्त होती हैं। और परिवर्तन जो होता है, यह चेंजेस जो होते हैं वह डिसकंटिन्यूअस यानी असतत होते हैं।
परंतु यही लिक्विड स्टेट का वेपर स्टेट में और वेपर स्टेट का लिक्विड स्टेट में परिवर्तन यदि हम क्रांतिक ताप पर या क्रांतिक ताप से ऊपर उच्च ताप पर हम करवाते हैं तो यह परिवर्तन कैसा होता है, ये कंटिन्यूअस परिवर्तन होता है, डिसकंटिन्यूअस यानी असतत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल पोर्शन नहीं है, अर्थात यह परिवर्तन असतत न होकर सतत होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। और इस वक्र में कोई भी बिंदु ऐसा नहीं पाया जाता जिस पर CO2 की लिक्विड एवं गैसियस दोनों ही स्टेट एक साथ उपस्थित हों। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम जो लिक्विफिकेशन पाथ है RST, इस पर यदि हम विचार करें, इसको हम यदि देखें, स्टडी करें, तो पॉइंट RST जो पाथ है, इस पथ पर देखिए पॉइंट R पर जो है वो CO2 की गैसियस स्टेट उपस्थित है, यानी CO2 जो है वो गैसियस अवस्था में उपस्थित है और इसका टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ CO2 का टेम्परेचर है। अब हम CO2 का वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए, वॉल्यूम को स्थिर रखते हुए CO2 को गर्म करते हैं, यानी CO2 गैस को गर्म करते हैं। गर्म करने से इसका प्रेशर बढ़ता जाता है, CO2 गैस का प्रेशर बढ़ता जाता है, लेकिन CO2 का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, यानी CO2 गैस को गर्म करते हैं, जिससे कि इसका प्रेशर बढ़ता जाता है और वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट किया हुआ होता है। और इस प्रकार गर्म करते हुए टेम्परेचर जो है वो हम पॉइंट S तक पहुँच जाते हैं और पॉइंट S पर टेम्परेचर CO2 गैस का टेम्परेचर हो जाता है 48.11 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। पॉइंट S पर पहुंच जाते हैं, पॉइंट S पर CO2 गैस का टेम्परेचर हो जाता है 48.11 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और बिंदु S तक हम पहुंच जाते हैं। अब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, अब बिंदु S तक तो हम पहुंच गए, बिंदु S पर क्या करना है, हमें प्रेशर को तो कांस्टेंट कर देते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए अब CO2 गैस को हम ठंडा करते हैं, यानी टेम्परेचर में कमी लाते हैं, CO2 गैस के टेम्परेचर को कम करते हैं और ठंडा करते हैं, अर्थात टेम्परेचर में हम कमी लाते हैं और टेम्परेचर तक जो है आयतन टेम्परेचर में कमी लाते हैं और गैस को ठंडा करते हैं। इस प्रकार से ठंडा करने पर प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो आयतन में CO2 के जो गैस है, गैस के वॉल्यूम में कमी आने लगती है, आयतन कम होने लगता है और आयतन जो है वह बिंदु T तक पहुंच जाते हैं। हम बिंदु T तक पहुंच गए, अर्थात CO2 का जो हमने प्रेशर तो कांस्टेंट रख दिया और आयतन में कमी ले आए, क्योंकि ठंडा किया तो हमारे CO2 गैस के आयतन में कमी हो गई और हम बिंदु T पर पहुंच गए। बिंदु T पर जो CO2 गैस है वो हमें द्रव के रूप में प्राप्त होती है। CO2 गैस किस स्टेट में प्राप्त होती है, द्रव के रूप में प्राप्त होती है। देखिए, हमने पॉइंट R से स्टार्ट किया CO2 का द्रवण यानी लिक्विफिकेशन पॉइंट R से स्टार्ट किया। पॉइंट R पर CO2 जो है वो गैसियस फेज अर्थात गैसियस अवस्था में उपस्थित थी, ठीक है। और बिंदु R पर हमने क्या किया, बिंदु R पर हमने CO2 का वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रखते हुए CO2 के टेम्परेचर में बढ़ोतरी की। टेम्परेचर में बढ़ोतरी करने से CO2 के प्रेशर में भी वृद्धि होती गई और CO2 का जो टेम्परेचर है वो इसके क्रिटिकल टेम्परेचर क्रांतिक ताप 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कर लिया। अधिक करते करते हम बिंदु S पे पहुंच गए जहां CO2 गैस का टेम्परेचर जो था वो 48.11 डिग्री सेंटीग्रेड था। और बिंदु S पर पहुंचते ही हमने क्या किया, CO2 गैस के प्रेशर को तो कांस्टेंट कर दिया और CO2 गैस को हमने ठंडा करना यानी इसका टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया। प्रेशर को कांस्टेंट करके और टेम्परेचर कम होने से CO2 के आयतन यानी वॉल्यूम में कमी आती गई और आयतन कम होते होते हम बिंदु T तक पहुंच गए। बिंदु T पर हमने देखा कि CO2 जो है वो लिक्विड स्टेट में उपस्थित है, अर्थात द्रव अवस्था में उपस्थित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह क्लियर हो गया कि CO2 का जो लिक्विफिकेशन है वो ST कर्व के सहारे ही हुआ है। CO2 का लिक्विफिकेशन कौन से कर्व के सहारे हुआ, ST कर्व के सहारे ही हुआ है। परंतु ST कर्व पर कोई भी एक बिंदु, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं पाया जाता है जहां CO2 की दोनों प्रावस्थाएं, दोनों फेजेस, लिक्विड एंड गैसेस दोनों एक साथ उपस्थित हों, अर्थात दोनों ही प्रावस्थाएं एक साथ उपस्थित हों। ऐसा इस ST वक्र पर हमें कोई भी बिंदु ऐसा
नहीं पाया जाता है। अतः CO2 गैस का CO2 लिक्विड में परिवर्तन एक कॉन्टिन्यूअस चेंज है, एक सतत परिवर्तन है, असतत नहीं है। असतत होता तो हमें दोनों फेजेस आपस में, दोनों फेजेस एक किसी भी बिंदु पर उपस्थित दिखाई देती, परंतु दोनों ही फेजेस एक साथ उपस्थित दिखाई नहीं दी हैं किसी भी बिंदु पर। ST वक्र के किसी भी बिंदु पर दोनों फेजेस एक साथ उपस्थित नहीं दिखाई दी हैं, इसलिए ये जो कर्व है यह कॉन्टिन्यूअस कर्व है, सतत वक्र है। और इस प्रकार से हम CO2 गैस का CO2 द्रव में परिवर्तन, सतत परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम जो विपरीत पथ है, विपरीत पथ कौन सा है? TSR पथ, विपरीत पथ के द्वारा लिक्विड CO2 को हम गैसियस CO2 में भी परिवर्तित कर सकते हैं सतत रूप से। अतः इस प्रकार हम पदार्थों की जो अवस्था है, यानी किसी भी सब्सटेंस की अवस्था लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड अवस्था में इस प्रकार का कॉन्टिन्यूअस चेंज या अर्थात सतत परिवर्तन, जिनमें दो फेजेस में डिफ्रेंशिएशन करना मुश्किल हो जाता है, संभव नहीं होता है, ऐसा परिवर्तन कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट अर्थात अवस्था सातत्य कहलाता है। अर्थात हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट, अवस्था सातत्य किसे कहते हैं? हम अवस्था सातत्य यानी कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट, जो कि हमारा टॉपिक है, यह क्या कहलाता है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट की पदार्थों की अवस्था में, अर्थात विभिन्न सब्सटेंसेस की अवस्था में, पदार्थों की अवस्था में इस प्रकार का परिवर्तन सतत परिवर्तन कहलाता है, जहां दोनों प्रावस्थाओं में डिफ्रेंशिएशन करना यानी विभेद करना, यानी उनमें पहचान पाना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार की स्टेट जो होती है उसको हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट अर्थात अवस्था सातत्य कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।